हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक्रेट गुरुकुल। ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर 4th है और इस लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये जो लेक्चर है एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, जेपीएससी, सीजीपीएससी, यूपीपीएससी और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जहां पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। सीक्रेट गुरुकुल ऐप पे कोई भी कोर्स आप परचेज कर रहे हैं उस पे ये कूपन कोड लगाएंगे, दैट इज आतिफ 10 ATIF10 लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे और जिस तरह से ये आप देख रहे हैं इतने सारे जो ये लोग हाथ उठाए हुए हैं, हम जब रैलीज करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें अपने राइट्स चाहिए, जब गवर्नमेंट हमारी राइट्स ले लेती है या कुछ ऐसे लॉ के साथ आती है जहां हम देखते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, तो लोग रोड पे उतर जाते हैं, कहते हैं कि हमें अपना राइट्स दो। तो इस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमें क्या बताता है। तो अगर आपने अब तक सीक्रेट गुरुकुल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसका वेब एक्सेस भी है। इस एप्लीकेशन में आपको इंडियन पॉलिटी के वीडियो लेक्चर, ई बुक, डाउट क्लियरिंग, क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सिलेबस, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब कुछ एक जगह मिलेगा आपको। साथ साथ हमारे जो इस ऐप पे दो टाइप ऑफ कोर्स है, पहला है स्पेशल and next is premium. This is absolutely free of cost and ये जो प्रीमियम है इसका कॉस्ट है बट बहुत ही रीजनेबल रेट है। एंड ये जो आप जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही कॉन्साइज एंड प्रिसाइज वे में कवर किया गया है जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? इट्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट्स बेसिकली होता क्या है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सोशल लाइफ एंड दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर पर्सनालिटी। राइट क्या है? क्लेम है, यानी कि हम अपना इस पर अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा अपना अधिकार है। ये राइट्स हमें मिलते हैं तो जाके कोई एक पर्सनालिटी की ग्रोथ होती है, कोई एक इंडिविजुअल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं हमें एजुकेशन राइट्स चाहिए तो क्या ये इंडिविजुअल का ग्रोथ करेगा? क्यों वो पढ़े लिखेगा एंड जाके देन एक सही जो एक प्रोडक्टिव इंसान होता है कंट्री के लिए वो बनेगा। इसलिए जो राइट्स हैं ये इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ग्रोथ में, पर्सनालिटी ग्रोथ में। देन फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्संस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये गारंटीड है, साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स ले ना ले। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले ना ले, ये गारंटी भी करता है एंड प्रोटेक्ट भी करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ कोई अपर कास्ट के लिए या पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सारे सिटीजन्स के लिए है एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी है, वो हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स have been described in articles 12 to 35 part 3 of the Indian Constitution। इस वाले पार्ट को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। दैट इज आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कवर किए गए हैं। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, वो हम पहले देख लेते हैं, उन सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 में कवर है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 में कवर है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 में कवर्ड है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 में कवर है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 एंड 30 है।
देन राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, बट इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। कौन सा एक्ट से? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसको अगेन याद कर लीजिएगा, या तो आपको ये सारे करने कवर कहाँ करा, बट अगेन राइट टू प्रॉपर्टी के लिए ये जो कौन सा अमेंडमेंट आया था जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे क्या किया गया, यहां से फंडामेंटल राइट से हटा के इसे लीगल राइट बना दिया गया। कौन से आर्टिकल में? 300A इन पार्ट 12। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अब नहीं है। कौन से एक्ट से हटाया गया है इसे? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटाया गया है, एंड इसे लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में इसे कवर किया गया है। तो ये सारे जो राइट्स हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कौन कौन से आर्टिकल के अंडर में कवर्ड है, ये आपको सारे याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हम यूनिट पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 में कवर है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। दो बातें कही गई है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ के आगे सबके सब इक्वल है, एंड जो लॉ है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसका मिसयूज हम नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि हम उसको एक लॉ से सब, एक ही लॉ जो हम बना दिए वो सबके लिए वैलिड नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अडल्ट के लिए एक अलग लॉ रहता है, माइनर के लिए अलग लॉज रहते हैं, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में आता है। ये क्या कहता है? इट सेज दैट द स्टेट shall not deny any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India। स्टेट कौन हो गया? स्टेट, इक्वालिटी में स्टेट हम उसे कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जो लॉ बना सकता हो। तो इंडिया हमारा एक स्टेट हो गया, साथ साथ जो राज्य हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, ठीक है। साथ साथ जो स्टेट होते हैं, हमारे जो राज्य हैं, बिहार, यूपी, एमपी, वो वहां भी स्टेट लेजिस्लेचर रहते हैं, वो भी लॉज बनाते हैं। तो वो उन स्टेट को कह रहा है, एज ए होल इंडिया को भी कह रहा है, एंड राज्य को भी कह रहा है, एंड कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लॉ बना सकता है, जिसके पास ये पावर है कि कुछ ना कुछ ऐसे लॉ के साथ आ जाए, उन सबको हम स्टेट कहते हैं। तो कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया जब हम कह रहे हैं तो हम दोनों बात ले रहे हैं, स्टेट्स भी एंड यूटीज भी, यानी दोनों में कोई ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए जो एक पर्सन को डिनाई करेगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब क्या हो गया कि कानून के आगे एक प्राइम मिनिस्टर एंड क्लर्क भी इक्वल है, सबके साथ एक ही कार्रवाई होगी। साथ साथ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज मतलब ये हो गया कि हम जो लॉ बना रहे हैं वो सबके लिए हम एक कंडीशन से बना रहे हैं लॉज। ऐसा नहीं है कि एक लॉ अगर हम बना दिए तो वो हर एक सिचुएशन में वैलिड हो, हर एक के लिए, हर एक को हम उसी लॉ से ट्रीट करें, नहीं, सबको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इक्वल प्रोटेक्शन करेंगे। इसलिए दो बात यहाँ पे कहा गया है। दिस प्रोविजन इज अवेलेबल टू सिटीजंस एंड फॉरेनर्स। देखो ये पहले ही आर्टिकल 14 ये दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजंस के लिए भी एंड फॉरेनर्स के लिए भी। ये साथ साथ कॉन्सेप्ट देता है रूल ऑफ लॉ को। याद रखिएगा रूल ऑफ लॉ कहाँ है, ये आर्टिकल 14 से देता है रूल ऑफ लॉ, एंड ये बताता है कि जो लॉ के आगे सब इक्वल है, लॉ सुप्रीम है। नेक्स्ट है द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, यानी सबके लिए नहीं है, कुछ यहाँ एक्सेप्शंस हैं जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं सबके लिए नहीं, कुछ यहाँ एक्सेप्शंस कौन है, ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्यों एक्सेप्शंस हो जाते हैं? क्योंकि टॉप बॉडी है हमारे इंडिया में, प्रेसिडेंट इंडिया में हो गए एंड ये स्टेट के लिए हो गए, तो टॉप मोस्ट पोजीशन है ये।
तो इनके लिए हम एक्सेप्शंस लेकर आए हैं। क्या एक्सेप्शंस है देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मतलब आप जो अपने ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं, जो अपने पावर्स का जो यूज कर रहे हैं, वो आप किसी न किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसमें आंसरेबल नहीं होंगे। आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो जब तक वो टर्म में है, जब तक वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी क्रिमिनल चार्जेस हम इनिशिएट नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट है नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो टर्म में है तो उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। किन्हें नहीं किया जा सकता? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, जब तक वो टर्म में है यानी ऑफिस में काम कर रहे हैं। देन नो सिविल प्रोसीडिंग्स shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done by him in his personal capacity until the expiration of 2 months next after notice delivered to him। देखो दो बात कही गई, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, दूसरा है सिविल प्रोसीडिंग। ना क्रिमिनल एंड सिविल में डिफरेंस होता है। क्रिमिनल तो आपको पता हो, किसी का मर्डर कर देना, किसी का कुछ कर देना, इस तरह से जो कहते हैं सो क्रिमिनल कहते हैं। सिविल क्या कहते हैं? जो हमारे घरेलू इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड इश्यूज हो गया हमारे घर में, जो कभी देखते हैं कि हम केस जाके करते हैं कोर्ट में, कुछ लैंड का इश्यूज चलता है आपस में, इस तरह के केस को हम सिविल कहते हैं, सिविल केसेस कहते हैं। तो इस तरह के जो पर्सनल केसेस हो गए हैं, इनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, इससे पहले 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट या गवर्नर को। ठीक है ना, 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही हम सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। कंटिन्यू कर रहे हैं हम, आर्टिकल 15 बात कर रहे हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है कि ये उजला है, ये गोरा है, ये काला है। ठीक है ना, ये इस धर्म से है, ये उस धर्म से है। अब ये एमपी में बॉर्न है, नॉर्थ इंडिया में बॉर्न है, ये साउथ इंडिया में बॉर्न है। ये लड़का है, ये लड़की, इस बेसिस से हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें सबको इक्वली ट्रीट करनी है। The provision prohibits discrimination both by state and private individuals। एंड ये जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए नहीं, प्राइवेट के लिए भी है कि वो किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एंड अगेन एक बात याद रखना, ये आर्टिकल 15 जो ये सब सारे बात जो कह रहा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे किसी भी तरह से याद कर लें, बार बार पढ़ें या कुछ निमोनिक्स बना लें, या जैसे भी पढ़ना याद करना, बट इसे याद कर लीजिएगा। ये हो गया। एंड देन ये आर्टिकल 14 का है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये सारे आपको याद होने चाहिए। बट आर्टिकल 15 में अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं, देख लेते हैं। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब कि इनके लिए आप कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो विमेन हमारे कहीं ना कहीं उतना इक्वली ट्रीट नहीं की जाती है, मैन इक्वल ट्रीटमेंट इनका नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप विमेन का भी कुछ स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं। चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं तो इनके लिए भी आप ला सकते हैं। एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। इस तरह के भी जो लोग होंगे जो सोशली बैकवर्ड होंगे, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं होगी, उनके लिए भी आप कोई स्पेशल लॉज ला सकते हैं। Special provisions for any socially, educationally and economically backward classes, scheduled castes and scheduled tribes regarding the admission to educational institution, including private educational institution। Now अब इस तरह के कुछ स्पेशल प्रोविजन सारे जो कैटेगरी के लोग हैं जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उनको लिए हम उनके लिए स्पेशल प्रोविजन लाएंगे।
इसलिए रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, हम कहते हैं रिजर्वेशन जो है ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से आया है। हम देखते हैं एससीज के जो कट ऑफ होते हैं, एसटी से कट ऑफ होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये कम होते हैं। ये क्यों कम होते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़े जाती है, तो इनको हम ऊपर ले जाना, इक्वली ट्रीट कराना, इसलिए इनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन लेकर आते हैं, एंड ये गवर्नमेंट ला सकती है इनके लिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में साथ साथ इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों में अगर हम देखेंगे, जब हम एडमिशंस लेते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, आईआईटीज एनआईटीज एंड ऑल जिस तरह के जो होते हैं, यहाँ पर भी कट ऑफ कम जाते हैं इनके लिए, एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी इन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब जो हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो इक्वली अपॉर्चुनिटी होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या कहता है आर्टिकल से? इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस हैं इक्वली होना चाहिए सबके लिए। It does not bound state for prescribing the necessary qualification and recruitment test for government services. Certain posts may be reserved for the resident of a particular state. देखो ये आर्टिकल ही कह रहा है, ये आर्टिकल में ही प्रेजेंट है कि आप क्वालिफिकेशन लिमिट सेट कीजिए। इसका मतलब जब हम कह रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दीजिए सबको। आपको एग्जाम से, फॉर एग्जाम्पल जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है, इसमें हर तरह के लोग, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेन हो, चाहे कोई भी रिलीजन के लोग हो, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन सेट कर दिया गया, एज लिमिट बता दिया गया, हायर एज लिमिट की अबव 35 ईयर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड इसके लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स जो पीटी होता है उसका टेस्ट करा दिया गया। एंड चूंकि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है तो हमने सीट रिजर्व कर लिया एक अपने स्टेट वालों के लिए, उन्हें ज्यादा हमने प्रायोरिटी दी, तो ये किया जा सकता है। ये इसके अगेंस्ट नहीं आता है कि आप अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, ये कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अलॉन्ग विथ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज। अगेन उनके लिए सीट रिजर्व करना, साथ साथ वो जो जॉब्स में है, पब्लिक जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स की बात चल रही है, ठीक है, तो उनके लिए रिजर्वेशन में प्रमोशन भी होना चाहिए कि उन्हें प्रमोशन दिया जाए ताकि ये इक्वल आ सके, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके इक्वल आ सके, इसलिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब इट अबॉलिश कर दिया गया। किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हमें नहीं करना है, कि वो इस जाति से बिलोंग कर रहा है, वो साउथ इंडियन से बिलोंग कर रहा है, वो यहाँ से रहता है, वो इस लोकेलिटी में रहना है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, इस तरह के टाइटल लग जाते थे। तो इन्होंने इस आर्टिकल 18 में क्या किया, ये अबॉलिश कर दिया टाइटल को, एंड इसके अकॉर्डिंग 4 प्रोविजन लेते आए। क्या कहता है ये? It prohibits the state from conferring any title except a military or academic distinction on anybody, whether a citizen or a foreigner. किसी भी तरह का टाइटल आपको सिटीजन और फॉरेनर को नहीं देना है। हाँ, मिलिट्री टाइटल आप दे सकते हैं, एकेडमिक डिस्टिंक्शन टाइटल आप दे सकते हैं। इसमें कौन सा टाइटल लगता है मिलिट्री में? जो हम कर्नल लगाते हैं, कर्नल। ये एकेडमिक में हम डॉक्टर लगाते हैं। इस तरह का जो टाइटल जो लगता है, ये टाइटल आप लगा सकते हैं, इसमें एक्सेप्शन है, बट बाकी कोई और टाइटल नहीं लगाना है, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब फॉरेन कंट्री जो है वो कोई भी टाइटल सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं दे सकती है, ये प्रोहिबिट करता, हम नहीं ले सकते हैं। थर्ड क्या है? A foreigner holding any office of profit
अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई फॉरेनर है और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये होता है कि वो इन जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है जिससे उसे फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा है, यानी कि वो अर्न कर रहा है। कहाँ अर्न कर रहा है? गवर्नमेंट बॉडी के अंदर अर्न कर रहा है, किसी भी एक तरह का पोस्ट होल्ड करके। वो जो वैसे उस तरह का जो फॉरेनर है वो किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जब तक वो प्रेसिडेंट से कंसेंट ना ले ले। उनसे कंसेंट लेना कि हाँ ये टाइटल एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेना इंपॉर्टेंट है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्या कहता है? नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर holding any office of profit under the state is to accept any present, emolument or office from or under any foreign state without the consent of the president। इस वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर के बारे में कहा जा रहा था, अभी यहाँ कह दिया गया सिटीजन और फॉरेनर दोनों कह दिया गया कि वो दोनों ही अगर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं कह सकते हैं, तो अगर वहां से उनका फाइनेंशियल बेनिफिट है तो वो प्रेजेंट यानी कि कोई भी तरह का तोहफा या कुछ अमाउंट ऐसा, ठीक है, या किसी भी तरह का एक फॉरेन कंट्री से जो ऑफिस होता है, किसी तरह का प्रेजेंट होता है, किसी तरह का जो अर्निंग हो गया, वो हमारे जो इस तरह के सिटीजन और फॉरेनर जो दोनों हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। वैसे ही अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं तो दे कैन, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं कोई जो फॉरेनर है तो वो प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा फॉरेनर्स के लिए। सिटीजन को यहाँ पर रोक दिया गया है कि हम नहीं ले सकते टाइटल जो इंडिया के सिटीजन में है। फॉरेनर के लिए क्या कंडीशन लगाया गया है? फॉरेनर के लिए कंडीशन लगाया गया है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ पर अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना जरूरी हो जाता है कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए जो फॉरेन कंट्री दे रही होती है। हम हर जगह स्टेट यूज कर रहे हैं कंट्री की जगह पर, क्योंकि स्टेट का एक ब्रॉडर मीनिंग होता है, कंट्री का एक माइनर छोटा मीनिंग होगा, क्योंकि स्टेट हर एक उस एस्पेक्ट को कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं जो लॉज बनाते हैं, जो इस तरह का के प्रोविजन प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे हम स्टेट कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कंट्री यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न और पद्म विभूषण cannot be used by the recipient as a title and therefore does not come within the constitutional prohibition। भारत रत्न और ये पद्म विभूषण जो मिलता है वो हम टाइटल के तौर पे नहीं यूज करते इंडिया में, इसलिए इन पे प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया। ये टाइटल कि हम नाम के आगे ये नहीं लगाते भारत रत्न, ये एक तरह का टाइटल नहीं है, इसलिए इसमें प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है। ये कुछ टाइटल के एक्सेप्शंस थे, प्रोविजंस थे कि मिलिट्री अकेडमिक यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी टाइटल सिटीजन ऑफ फॉरेनर को हम नहीं दे सकते हैं। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो किसी भी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता है टाइटल, और जो फॉरेनर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? किसी भी फॉरेन स्टेट से टाइटल लेने से पहले प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा, उनका कंसेंट चाहिए होगा। सिमिलरली सिटीजन ऑफ फॉरेनर है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो किसी तरह का प्रेसिडेंट या फिर कुछ एक ऐसा पैसा जो कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसा जो प्रेजेंट जो बाहर की कंट्रीज देती हैं वो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं ले सकता है। और भारत रत्न एंड पद्म विभूषण ये जो है टाइटल के तौर पे यूज नहीं किया जाता हमारे इंडिया में, इसलिए इसमें प्रोहिबिशन नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 कहता है गारंटीज द सिटीजन को 6 राइट्स। पहला क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव्स, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देखो ये तो इस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो लिखा गया है उसी समझ लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म्स के, बिना किसी तरह का आर्म्स आपके पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो बंदूक हो गया, रिवॉल्वर हो गया, तलवार हो गया, ये सारी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। पीसफुली आप असेंबल कर सकते हैं। एसोसिएशन
कोऑपरेटिव फॉर्म किए जा सकते हैं। तो पूरी टेरिटरी में आप घूम सकते हैं कहीं भी फ्रीली, कहीं भी आप रह सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और जो भी आपको ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस करना है वो आप कर सकते हैं। हाँ, ये सारे 6 राइट्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखते हैं इसे। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और अ फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी एक ऐसे जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसने कोई अपराध किया हुआ, कोई क्राइम किया हुआ है, किस तरह का किया हुआ है, तो उसे एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दिया जाए एंड बिना मतलब का उसे हम लंबा जो सुनवाई होती है, लंबा जो उसे जेल मिलता है या कुछ भी इस तरह का पनिशमेंट मिलता है, तो उसे वैसा पनिशमेंट न दिया जाए एंड लॉ के अकॉर्डिंग ही चला जाए। इसमें 3 प्रोविजन है, इसे हम समझ लेते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है ये? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब क्या हुआ इसका कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपराध कर दिया या कोई इश्यू ऐसा क्रिएट किया है जिसपे उसका अरेस्ट होना है, अरेस्ट होके उस पर लॉज आ जाएंगे एंड उससे सजा मिलेगी, कुछ ऐसा वो कर रखा है किसी ने। अब वो किया कब है? फॉर लेट्स से 2000 में किया है एंड ईयर 2000 में उस जो उसने अपराध किया है या फिर उसने जो काम किया है, इशू जो क्रिएट किया है, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं था, ठीक है, लॉ नहीं था। बट जाके बाद में 2002 में कुछ के लिए लॉ आता है, तो उसको क्या कहना जा रहा है कि अब उसको जो कि उसने 2000 में कोई अपराध किया था तब वो लॉ नहीं था, मगर अब 2002 में आ गया है, उसको अब 2002 में वो सजा दी जाए। तो ये चीज के लिए मना किया गया है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी ये काम नहीं करेंगे। अगर उस टाइम में वो लॉ था तो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, नहीं था बाद में आ रहा है तो बाद में हम लोगों को पकड़ के नहीं करेंगे कि आपने ये अपराध पीछे पीछे पहले किया था। इसका मतलब ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब कोई अगर लॉ है, उसने कुछ ऐसा काम कर रखा है, वो कहता है 5 साल का सजा होना चाहिए, तो उसको 10 साल या 8 साल की सजा नहीं देनी चाहिए। फिर कहता है नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब क्या होता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो कोई भी एक काम के लिए, एक जो उसने ऑफेंस क्रिएट किया है, उसको उसे एक से ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए। किसी ने मर्डर कर दिया है किसी का, अब कह रहा है कि अब इसके लिए उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है, एक ही बार उसको उसके लिए सजा मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब वो क्या कहा है कि किसी ने, एक एग्जांपल इसी का लेते हैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है एंड कहा जा रहा है कि आप अपने अगेंस्ट ही विटनेस बन जाए, आप ही विटनेस बन जाइए अपने अगेंस्ट और कहिए कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, इसको कंपेल नहीं करना है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट यहां पर कहा गया, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, no double jeopardy, no self incrimination. Next है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी को भी हम उसकी अपनी आजादी नहीं छीन सकते हैं, उसका जो लाइफ का प्रोटेक्शन उसे हम नहीं छीन सकते हैं। हाँ, कुछ कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है ना, बट हम वो चीज छीन नहीं सकते हैं उससे, उसका पर्सनल राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसकी लाइफ का एंड पर्सनल लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए, सारे इंडिविजुअल्स को। तो ये राइट ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। एंड कुछ राइट्स जो कवर मैंने इसमें कर दिया है, ऐसे बहुत सारे राइट्स आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आता रहता है कि ये आर्टिकल 21 में होता है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, right to free education up to 14 years of age, right to hearing, right to information. These are the few rights जो कि इस आर्टिकल 21 में आते हैं। मतलब ये बेसिक राइट्स होते हैं कि आप वो छीन नहीं सकते हैं, वो एक्सेप्ट जब कोई कानून बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, लेकिन ऐसे ये जनरली हम
नहीं ले सकते हैं। अब राइट टू हेल्थ है, अब हर किसी को अधिकार हेल्दी रहने का, हर किसी को अधिकार है मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने का। तो ये इस तरह की बेसिक लाइफ है, राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A। ये क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। इट डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच अ मैनर एज द स्टेट मे डिटरमाइन। मतलब ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो हम ले रहे हैं, स्टार्टिंग वाला 6 to 14 ईयर्स, मतलब स्कूल लाइफ बेसिकली कह दें, तो वो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री प्रोवाइड करें। तो गवर्नमेंट स्कूल्स आ जाते हैं, तो वहां पे फ्री प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन। नाउ दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। अब कहें कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हम फ्री में पढ़ लें। बैक टू एजुकेशन में ये हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं आता है, बस और सिर्फ एलिमेंट्री आता है, एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज एज 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या कह रहा है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट, नॉट शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी को अरेस्ट कर दिया, पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसे अरेस्ट किस बेसिस पे किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ उनके पास राइट है, जो अरेस्ट हुआ है, कि आप लॉयर से लॉयर को ले सकते हैं, लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं जिस भी इशू के लिए आप अरेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आर्टिकल 22? एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। यानी कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये कंपलसरी है कि पुलिस जो है विद इन 24 आवर्स नियर जो कोर्ट है वो उसे वहां पर प्रोड्यूस करे। तो ये जो 24 आवर्स है, ये क्या कहता है? एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी इस टाइम को हम एक्सक्लूड करके बात करें 24 आवर्स की। एंड सच पर्सन कैन नॉट बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड दैट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब कि 24 घंटे से ज्यादा आप किसी को, जब तक कि मजिस्ट्रेट नहीं कहेगा, आप उसको रख नहीं सकते अपने कस्टडी में। एक तो जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म करेंगे क्यों अरेस्ट किया है, एंड उसके पास राइट है कि वो लॉयर से कंसल्ट करे। दूसरा, अगर आप अरेस्ट कर लिए हैं उसको, तो 24 घंटे के विद इन 24 आवर्स के अंदर कोर्ट ले जाना है, एंड उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके साथ। देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये सारे एक्सेप्शंस याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। इट इज नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन एंड अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये जो है ये एनिमी एलियन को नहीं है। एग्जाम्पल हम टेररिस्ट का ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये इनको अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल सिटीजन जो है उन्हें अवेलेबल है। इस तरह के जो लोग होंगे, टेररिस्ट टाइप ऑफ लोग जो होंगे, इनको ये अवेलेबल नहीं कि आप 24 घंटे में जाएं या लॉयर से कंसल्ट करें, ये चीज नहीं है। साथ साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि आप पहले ही किसी से कोई कार्रवाई, आपको शक लग रहा है, वो डर है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, लेट्स से पर्सन ए, ये क्या करेगा, ये आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ इशू, बॉम्ब लगा सकता है या फिर मार सकता है, मर्डर कर सकता है, किसी को किल कर सकता है, इस तरह के इशू कर सकता है, तो पहले ही से अरेस्ट कर ले। ठीक है ना, यानी पहले ही से अरेस्ट करना, उसके कुछ काम करने से पहले, कुछ अपराध करने से पहले ही अरेस्ट कर लेना उस किसी लॉ के अकॉर्डिंग। ये कहता है कि ये आप कर सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि वो जो अपराध करने वाला है, वो जो क्राइम करने वाला है, वो ना कर सके। द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months। अब जो इसको आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते अनलेस देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंशन। मतलब कोई एक सही कॉज होना चाहिए कि आप 3 महीने से ज्यादा क्यों डिटेन कर रहे हैं उसको। ये आर्टिकल 22 में एक्सेप्शन है। देन हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 कहता है
प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब क्या हुआ कि अब जो हम ये चलता है, एक तो फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम कराना कहीं पर, ठीक है ना, उन्हें कभी आप इतना से वो जो पैसा दे, वेज होता है, पैसा जो होता है आप प्रॉपर दे नहीं रहे हैं, जबरदस्ती काम कर रहे हैं। साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जो बेचते हैं जो ह्यूमंस को इधर उधर, वो भी नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट करता है ये दोनों काम को। इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का बेचना कहीं पे, उसको किडनैप करके कहीं ले जाना, बेच देना, ये सब चीजें ये प्रोहिबिट करता है। साथ ही साथ क्या कहता है कि बेकार या फोर्स लेबर, यानी जबरदस्ती किसी को काम कराना, ठीक है ना, या फिर किसी इस तरह का कोई भी जो भी अदर फॉर्म्स है, सिमिलर फॉर्म्स, फोर्स लेबर को ये प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, यानी कि जो 14 ईयर्स से बिलो हैं उनको ये प्रोहिबिट करता है, आप इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं रखेंगे इन सब एरिया में। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, मतलब ऐसी जगह, फॉर एग्जाम्पल चाय का स्टॉल है, वहां पे वो काम कर सकते हैं। इस तरह की जगह पे नहीं काम कर सकते हैं जहां पर उन्हें हजार्डस, जान को खतरा है, ठीक है। अब किसी ढाबे पे आप देख लेंगे काम करते हुए, आप कहेंगे बच्चे से काम करा रहा है, तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमारा कि आप करा सकते हैं, उस जगह करवा सकते हैं जहां पर उनकी जान को खतरा नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28 कवर करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, मतलब आप जिस भी धर्म के हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ प्रोपेगेट, आप उसके बारे में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इसको ये फ्रीडम दे प्रोवाइड करता है। इट सेज दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, मतलब आप जो भी धर्म से जुड़ी हुई कोई भी काम कर रहे हैं वो आपका अपना है, इंडिविजुअल का है, एंड उससे आप प्रचार भी कर सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो हम देखते हैं बहुत सारे जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये रोकता नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट इज empowered बाय लॉ टू रेगुलेट और restrict any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। तो स्टेट के पास ये पावर दी गई है, ठीक है, हमारे जो स्टेट हो गया, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ये पावर है कि आप रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलेशन का पावर है, या फिर किसी भी ऐसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटी को आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एंड जो रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड है, अगर आपको लगता है ऐसा, तो अगर स्टेट को, अगर हमारे गवर्नमेंट को लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं ये इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और द सेक्युलर एक्टिविटी। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी किसी को जो धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे इशू हो रहे हैं, वहां हमारे गाइडलाइंस आती हैं स्टेट की कि देखिए आप यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पे ये जगह नहीं मिलेगा, आपको दूसरी जगह मिलेगा, ठीक है ना। तो या फिर आप कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए रेगुलेशन आ गया, तो ये रेगुलेशन आते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमारे पार्लियामेंट को कि हाँ, अगर आप चाहें तो आप रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या राइट्स है देख लेते हैं। राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, आप स्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एंड उसको मेंटेन कर सकते हैं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए आप काम कर सकते हैं। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, आपके जो भी आपके अफेयर्स, अपने रिलीजन के जो अफेयर्स है वो आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। उस पर स्टेट का जो कहते हैं ना, स्टेट इसमें इन्वॉल्व होना, वो नहीं होगा स्टेट इन्वॉल्व, ये राइट्स दिया गया है इंडिविजुअल को। राइट टू एक्वायर एंड ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप ऑब्वियस सी बात है, कभी हम देखते हैं कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कोई लैंड है, तो आप ले सकते हैं कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी जो हमारे जो इसमें रहता है, रिलीजियस प्लेसेस में रहते हैं, वहां भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, साथ साथ जो कानून बना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करेंगे यानी चलाएंगे।
तो ये कुछ बेसिक राइट्स दिए गए कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को फ्रीडम है, आप जैसे भी चाहते हैं मैनेज करना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ये क्या कहता है? इट लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब किसी आदमी से आप टैक्स नहीं ले सकते हैं कि उसने मंदिर बना रखा है, ठीक है ना, उस पर आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। या फिर कोई एक प्रमोट कर रहा है किसी रिलीजन को, उस पर आप टैक्स नहीं ले सकते उस इंसान से। आर्टिकल 28, आर्टिकल 24 टैक्स से बचाता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब आप कहीं भी जाना चाहें धार्मिक स्थल पे आप जा सकते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अब ये क्या कह रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ? धार्मिक जो हम पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो हमारे धार्मिक किताबें होती हैं उनका जो पढ़ाना, तो वो क्या कह रहा है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन ऑफ स्टेट फंड्स। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक स्कूल ए है, इसको हमारे गवर्नमेंट स्कूल कह लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? अब आप यहाँ पर आप कोई भी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रोहिबिशन है। समझ में आ रहा है बात? कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट, मतलब पूरा का पूरा स्टेट फंड से ही अगर वो है तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन administered by the state but established under any trust। फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ लोग मिलके, सर्टेन 5 लोग मिलके एक स्कूल बनाते हैं, ठीक है ना, देन वो अगर चाहते हैं प्रोवाइड करना स्कूल में तो वो कर सकते हैं रिलीजियस एजुकेशन। बट जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस टाइप के जो है, जो पूरा का पूरा स्टेट फंड से ही चल रहा है, तो वहां पर आप रिलीजियस टीचिंग आप नहीं दे सकते, गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टैक्स फ्री कर देना यहाँ आर्टिकल 27 एंड देन आर्टिकल 28 कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम दिया गया है कि आप रिलीजियस जो हम पढ़ते हैं वो हम कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ कुछ कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फुल्ली ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट फंड से पूरा चल रहे हैं वहां नहीं होगा, बट हाँ वहां हो सकता है जो कि एडमिनिस्टर कर रहा है स्टेट, बट स्टैब्लिश किया गया है, किसी ट्रस्ट ने स्टैब्लिश कर रखा है, वहां आप कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30, ये सब याद कर लेना कि ये कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? कोई भी एक ऐसे जो उनका जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी से कम है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हिंदूज जो रिलीजन है ये मेजोरिटी में आते हैं, इंडिया में जो मेल है ये मेजोरिटी में आते हैं, ठीक है ना। तो अब या इसके बाद जो भी रिलीजन हो गया वो माइनॉरिटी में आ गया, मेल के पास जो फीमेल्स हैं वो माइनॉरिटी में आ गई, अगर हम जेंडर वाइज देख रहे हैं, ये रिलीजन वाइज है। तो ऐसे ही इसको कहते हैं मेजोरिटी। माइनॉरिटीज हम इन्हें कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी को छोड़ के बाकी सब जो है उसे हम माइनॉरिटीज कह रहे हैं। It provides that any section of citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve them। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन कोई है, उनके अपने लैंग्वेज होते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, उनके कुछ अलग स्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, तो उनके पास राइट है कि वो उसे कंजर्व कर लें, फ्रीडम है उनके पास। फिर क्या है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ न्यू ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और रिलीजन। मतलब क्या हुआ इसका? कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, कोई भी, ठीक है, जिसमें स्टेट मेंटेन कर रहा है या फिर स्टेट उसमें फंडिंग कर रहा है,
आप रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, एडमिशन उसमें आप रोक नहीं सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब माइनॉरिटीज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है देखते हैं। इट ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे देखें, रिलीजियस के बेसिस मैंने बता दिया है, लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो हिंदी बोलने वाले मेजॉरिटी हैं, बाकी सब बोलने वाले माइनॉरिटी हो गए। All minorities shall have the right to establish and administer education institution of their choice। मतलब कोई भी माइनॉरिटी है अपने चॉइस से वो आप स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, उसे चला भी सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय अ माइनॉरिटी इन ग्रांटिंग एड। आपको माइनॉरिटी ने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रखा है तो अगर स्टेट को अगर उसे एड प्रोवाइड करना है तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि ये इस लैंग्वेज बेस के लोगों का इंस्टीट्यूशन है, ये उसने खोल रखा है इंस्टीट्यूशन, तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। स्टेट डिफरेंशिएट यानी गवर्नमेंट जो बेसिकली कह रहे हैं वो डिफरेंशिएट नहीं करेगी। द कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटेड टू देम। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर मान लो हम स्टेट गवर्नमेंट वो उसे ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपने अंडर में ले रही है, तो क्या होगा, आप उनके राइट नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट ले लेता है उसको तो आप वहां जो माइनॉरिटीज के राइट हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को ये कहने के रोका है। देखो ये जितनी भी राइट्स है सबके सब कह सकते हैं कि सिटीजन्स फॉरेनर्स को भी है, बट अगर हम देखें इंडियन सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव पे तो कहीं ना कहीं ये हमें राइट्स देता है इंडिविजुअल को कि हाँ ये सारे राइट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, चाहे कोई भी ऐसा अरेस्ट हो, तो कोई भी एक ऐसा राइट हो तो इंडिविजुअल को पावर कर रहा है कि हाँ आपके पास ये राइट है। स्टेट को रोक रहा है, गवर्नमेंट को इन सब से रोका जा रहा है कि आप इस तरह के लॉज नहीं बना सकते हैं, इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो इंडियंस हैं, ये उनके लिए है, उनके राइट के लिए, उनका अपना राइट है। साथ ही साथ क्या कहता है, द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। मतलब अगर उनका अपने कोई लैंग्वेज है अदर देन हिंदी एंड ऑल, फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन में देख ले, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो वो अपनी लैंग्वेज में आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेट लैंग्वेज जो रहता है सबका। ये था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 30 में। अब देखते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे जो राइट्स को गवर्नमेंट ले ले तो अब उसके लिए क्या उपाय है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब ये सारे जो इसमें जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे ये बताता है कि आप कैसे, जो हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, तो वहां हम जा सकते हैं ये अपने इशू लेके कि हमारा जो राइट है वो ले लिया गया है इस लॉ के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ये लॉ लेकर आई है, तो ये जो राइट है हमारी फंडामेंटल राइट, इससे हमसे छीन लिया गया है। कि अगेन इंडिविजुअल को ये राइट्स दिया जा रहा है कि अगर ऐसा लॉ आ जाता है कि जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स ले लेता है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 32 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ कि आप कोई चेंजेस ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकते हैं कि आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही खत्म कर देते हैं, फिर इसमें चेंजेस लेते हैं। ये बेसिक फीचर बताया गया है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 26 हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कोई ऐसा राइट आपका वायलेट हो रहा है, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। अब रिट क्या क्या टाइप के होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्चेरी, हम सभी इसको देखेंगे। अब ये जो नाम है, नाम याद रहना चाहिए आपको।
पहले देखते हैं हेबियस कॉर्पस क्या होता है। इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, मीनिंग भी याद रहना चाहिए। अब हेबियस कॉर्पस कब करेगा? इट इज एन ऑर्डर issued by the court through a person who has detained another person to produce the body of the person detained before it। मतलब कोई किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है, तो ये कोर्ट ऑर्डर करेगा उस पर्सन को कि आप इसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट देन एग्जामिन्स द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। अब डिटेंशन का जो रीजन है उसे एग्जामिन किया जाएगा। It would set the detained person free if the detention is found to be illegal। अब वो इलीगल तरीके से किया गया उसे डिटेन, तो पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है, एग्जामिन किया जाएगा। बट टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब हेबियस कॉर्पस मतलब क्या? उस आदमी को मेरे सामने प्रेजेंट करो, ये रिट है, ठीक है। Now this writ may be addressed to an official or a private person who has another person in his custody। मतलब कोई ऑफिसर को भी साथ साथ प्राइवेट पर्सन को भी ये रिट इशू किया जा सकता है। दोनों ही इंडिविजुअल को हम, ये जो कोर्ट है ये रिट इशू कर सकता है कि कोई दूसरा पर्सन के कस्टडी में है जिसे कोर्ट के सामने लाया जाए। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस कहते हैं वी कमांड, मीनिंग याद रखना ये क्या होता है? इट इज ए कमांड इशूड बाय द कोर्ट to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। अब ये तो सेंटेंस ही क्लियर है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उसको ये कहा जाता है कि आप अपने अपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं करिए, तो आपने आप ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट क्या है? इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, एन इंफीरियर कोर्ट, अ ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज। ये पब्लिक ऑफिसर के साथ साथ किसी भी पब्लिक बॉडी को भी इशू कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन को भी इशू किया सकता है, एक इंफीरियर कोर्ट जो कोर्ट छोटा कोर्ट है उसे भी इशू ये मैंडेमस जो है वी कमांड कि आपने जो ड्यूटी थी आपकी करने की वो आपने नहीं करी है, तो ये मैंडेमस रिट जो है इशू कर सकता है। को वारंटो, इसका मतलब था वाई बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये क्या होता है? It is issued to inquire into the legality of claim of a person to a public office। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, अब उसमें कहा जा रहा है कि आप फॉर एग्जाम्पल कह लें कि एई का पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर का, तो आप ये पोस्ट क्यों कैसे होल्ड कर रहे हैं? इंक्वायरी जो बैठती है जब हम पब्लिक जो ऑफिसर रहते हैं उनके अगेंस्ट, कि ये जो ऑफिस हुआ कि आपने सही से टेस्ट दे के आए हैं या फिर इलीगल तरीके से आ गए हैं, आप अपना पूरा जो मार्कशीट है या फिर जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर है गवर्नमेंट का वो प्रोड्यूस करें। इट प्रिवेंट्स इलीगल होल्ड ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, कोई इलीगली होल्ड करने से ही बचाता है ये को वारंट। The writ can be issued only in case of substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution। चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन से में प्रेजेंट हो या फिर क्रिएट किया हो, बट वो कैसा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? परमानेंट कैरेक्टर होना चाहिए। गवर्नमेंट जो ऑफिस है उसका परमानेंट कैरेक्टर होना जरूरी है। अब चाहे वो उसे बाद में क्रिएट किया हो गवर्नमेंट ने या फिर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हो, बट कैरेक्टर उसका परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट जॉब है वो, टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला नहीं, परमानेंट कैरेक्टर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। मिनिस्ट्रियल ऑफिस फॉर एग्जांपल हम एमपीज एमएलएज ले लें, उनकी अगेंस्ट नहीं हो सकता, साथ साथ प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर ही हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन। इट मीन्स टू फॉरबिड। It is issued by a higher court to a lower court to prevent the lower court from exceeding its jurisdiction। For example कह लें कि बिहार हाई कोर्ट है, अब वो मामला यूपी का देख रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा उसने ऑर्डर दे दिया कि जो कि यूपी स्टेट के लिए हो गया, तो अपना इन्होंने अपना लिमिट क्रॉस कर लिया बिहार हाई कोर्ट ने, क्योंकि यूपी के पास अपना अलग एक हाई कोर्ट है, उनका जो इश्यू जाता है वो यूपी हाई कोर्ट देखती है। बिहार हाई कोर्ट का अपना एक अलग एरिया प्रोवाइड गिवन है उनको कि आप इस एरिया के लिए लॉज बना सकते हैं, अपना ऑर्डर दे सकते हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा ये प्रोहिबिशन, सीनियर कोर्ट। सिमिलरली हाई कोर्ट एंड देन हमारा सिविल कोर्ट के लिए इशू कर सकता है।
तो कोई भी हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के लिए कर सकता है। ये क्या कहता है, प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन, मतलब आपका जो जुरिसडिक्शन है जहां पर आपको रखा गया कि आप इसके लिए ही लॉज बना सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। फिर क्या, द रेट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या फिर कह सकते हैं क्वासी जुडिशियल, जो जुडिशियल इन नेचर है, प्रॉपर जुडिशियल नहीं है बट जुडिशियल इन नेचर, अगर कोई ऐसा बॉडी ट्राइब्यूनल्स है तो उसके अगेंस्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इनके अगेंस्ट, कोई भी और दूसरे पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट नहीं कर सकते, जुडिशियल इन नेचर होना चाहिए। तो बेसिकली कोर्ट एक जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के वो ही इशू कर सकता है। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज, मतलब जो लॉज बनाते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होते हैं उनके लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पर्पज के लिए है जो लॉ से रिलेटेड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ writ है certiorari. It means to be certified or to be informed. It is issued by a higher court to a lower court to transfer a case pending with a lower court to itself or to squash order of a lower court in a case. मतलब चाहे तो आपके पास कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि आपके पास वो केस पेंडिंग है तो ट्रांसफर करें आप मुझे, नहीं तो फिर आपको उसका कोई ऑर्डर है उस ऑर्डर को खत्म कर देगा। ये बहुत ही बेसिक है, ये सेंटेंस से अंडरस्टूड है। It is issued on the ground of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law, मतलब कोई जो लोअर कोर्ट है वो एक ऐसा जजमेंट दे रखा है जहां पर वो अप्लाई नहीं कर सकता या फिर गलत जजमेंट दे रखा, या फिर कहीं ना कहीं आप अपना जुरिसडिक्शन क्रॉस करके जजमेंट दे दिए, इन सब केसेस में ये कर सकते हैं कि आपके पास जो केस है वो मुझे ट्रांसफर कर दिया। तो सारे रिट्स आपको समझ में आ गए होंगे। देन फंडामेंटल राइट्स का कुछ लिमिटेशन है। फंडामेंटल राइट्स तो अवेलेबल कर दिया गया है हमारे सिटीजन्स को, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी रोका गया है। सर्टेन एक जो कह लें कि कैरेक्टर हो गया या फिर जहां पर हम एक बॉडी कोई बॉडी है तो वहां पर हम फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं इंडिविजुअल का, वहां पर उस इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 33 कह रहा है हमारा, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एंड मेंटेन्स द डिसिप्लिन अमंग देम। मतलब देखो ये जो आर्म्ड फोर्सेस हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, पुलिस फोर्सेस, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस के आप फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं पार्लियामेंट, क्योंकि हम अगर राइट्स वो दे रहे हैं तो हमारी कंट्री प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो अपने देश के हित के लिए हम इन सब बॉडीज का, इन जो मेंबर्स हैं इन सब के, आर्म्ड फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, हम इनके फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या चेंजेस कर सकते हैं। पार्लियामेंट करेगी, ना पार्लियामेंट करती है। तो आर्टिकल 352 कहता है, नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। ये क्या कहता है, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मे रिमेन सस्पेंड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज ऑन ऑपरेशन। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। तो देखो ये फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे ऑन सर्टेन कंडीशंस, ऑन सर्टेन इंडिविजुअल्स, ऐसे जनरली ये अवेलेबल हैं टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 34 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया। तो मिलिट्री लॉ कहीं ना कहीं इन फोर्स है किसी एरिया में, पार्ट ऑफ एरिया में, वहां पर भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स वहां से छीन दिया जाता है। आर्टिकल 35 कहता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। मतलब क्या हुआ कि अब फंडामेंटल राइट्स को वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सके कुछ फंडामेंटल राइट्स पर, कि उसे कैसे हमें इफेक्ट में लाना है। तो फंडामेंटल राइट्स तो दे रखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, बट पार्लियामेंट के पास पावर भी है, ये पावर दे रखा है कि आप सर्टेन लॉ के साथ आइए कि ऐसे लॉज हों जहां पर हम देखें कि वो फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से इफेक्ट में ला रहे हैं, कहीं कहीं वैसे लॉ के साथ हमारी पार्लियामेंट
आ सकती है, लॉ बना सकती है। नेक्स्ट ये दो, पहले तो सारे आर्टिकल्स आप याद कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्जाम्स के लिए, इसे आप याद कर लेंगे। देन ये जो दो लिस्ट है, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस एंड नॉट टू फॉरेनर्स, एंड फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स। ठीक है, ये बोथ यानी दोनों को, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, मतलब उस तरह के लोग जिनसे हमारी बनती नहीं है, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उस तरह के लोग को छोड़ के बाकी फॉरेनर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सब जो है यहां से लेके यहां तक आर्टिकल्स जो है सिटीजंस एंड फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजंस को अवेलेबल है। तो आर्टिकल याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब आर्टिकल के जो नाम है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ये सब याद होने चाहिए, कौन सा आर्टिकल में क्या, आर्टिकल में कौन सा राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम डीपीएसपी के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।